हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 में जो पीआरटी जूनियर टीजीटी पीजीटी में जो जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि टॉप 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपको आते हैं, कितना आपका रिवीजन हो चुका है और आगे अगर आप एग्जाम देने चाहते हैं, अगर आप फ्रेश हैं या नए हैं तो आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगी। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको बिहार स्पेशल मिलेंगे और अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो आपका एग्जाम अभी हुआ नहीं है, काफी टाइम से पेंडिंग है, उसकी डेट भी अभी निर्धारित नहीं हो पाई है, तो अगर उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, बिहार का कोई भी एग्जाम है या अदर कोई एग्जाम है जो आप टीचर का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की क्लास में आप देखेंगे जीके जीएस और जीके जीएस के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आज की क्लास में हम टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे और ये हमारी दूसरी क्लास होगी। इसके पहले हमने एक जीके, और ये हमारी सीरीज कौन सी है? ये हमारी जीके जीएस सीरीज है। जीके जीएस सीरीज के नाम से इसको स्टार्ट किया है, जिससे कि आपको जितने भी जीके जीएस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके कहाँ गलत हो जाते हैं, जीके जीएस में, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी जीके जीएस के पूछे जाते हैं। अगर देखा जाए तो सभी में 40 क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे जाते हैं, लेकिन पीआरटी की बात करें तो पीआरटी में आपका 120 में लगभग 100 क्वेश्चन जीएस का होता है। 100 क्वेश्चन आपके जीएस के होते हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ और लगभग 30 क्वेश्चन बाद में जो 150 तक 120 से 1 से 30 तक जो स्टार्टिंग में होते हैं लैंग्वेज के होते हैं, जो आपके इंग्लिश और हिंदी के होते हैं। तो आपको पीआरटी में सबसे ज्यादा जीएस पूछा जाएगा। फिर जूनियर में अगर आपका सब्जेक्ट है जीएस, अगर आपका एसएसटी सब्जेक्ट है तब आपको फिर भी आपको जीएस पढ़ना पड़ेगा। 80 नंबर का जीएस फिर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो उसमें भी आपको यहाँ से हेल्पफुल हो जाएगा। आज आपको इसलिए सारा सिलेबस बता दिया ताकि आप डेली आपको ना बताना पड़े, अब डेली हम लोग क्लास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, ये बताना है। जो फिरोज शाह मेहता है, इनके द्वारा मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1899 ईस्वी, 1884 ईस्वी, 1852 ईस्वी या 1885 ईस्वी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की जो स्थापना है, आपको पता होना चाहिए, ये इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। 1885 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? फिरोज शाह मेहता जी के द्वारा की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, फिरोज शाह मेहता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। मृत घाटी या डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? मतलब क्यों फेमस है मृत घाटी या डेथ वैली? अत्यधिक लवणता के कारण, अत्यधिक वर्षा के कारण, अत्यधिक उष्णता के कारण या गहरी घाटी के कारण? मृत घाटी जो है इसका एक ही सबसे बड़ा रीजन है, यह अत्यधिक उष्णता के कारण ये प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा यहाँ पे उष्णता पाई जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन से कथन सत्य है? अब यहाँ पे याद रखिएगा, सत्य की बात की गई है। कौन कौन से कथन सत्य हैं? जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। जो जलोढ़ मृदा है, क्या ये सही है? यस, ये जो है आपका एकदम सही है। प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। नहीं, ये गलत है, इसको हम लोग खादर कहते हैं। याद रखिएगा, नई जलोढ़ मृदा जो होती है इसको हम लोग खादर के नाम से जानते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा को हम क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। जलोढ़ मृदा में पोटाश की मात्रा अधिक पाई जाती है। यस, एकदम सही है। पहला और तीसरा इसमें सही है, दूसरा कथन इसमें गलत है। पहला और तीसरा किसमें सही है? आपका तीसरा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहला और तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 4। सूर्य ग्रहण किस स्थिति में होता है? सूर्य जो ग्रहण होता है तब किस स्थिति में सूर्य ग्रहण होता है, ये बताना है आपको, ठीक है। सूर्य जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आता है, सूर्य जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आता है तब सूर्य ग्रहण होता है क्या? नहीं। पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, ये भी नहीं।
जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो क्या होता है, सूर्य में ग्रहण लग जाता है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 5वां नंबर प्रश्न है, यूरेनियम के भंडार, यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है। यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऐसा देश है जो शीर्ष पर है यूरेनियम के भंडार में। ठीक है, भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया या कजाकिस्तान। याद रखेंगे, इसमें शीर्ष स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के भंडार में शीर्ष स्थान पर है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है। देखिए, हम लोग बहुत आराम से पढ़ रहे हैं, अगर आप बोलेंगे बाद में तो इसकी स्पीड थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, लेकिन अभी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सबको साथ लेके चलेंगे। जो थोड़ा भी नए भी होंगे, कुछ लोग पुराने होंगे, अभी बहुत लोगों का ऐसा है जो अभी हाल ही में सीटेट पास किए हैं, उनको भी साथ में लेके चलना है, तो सबको साथ में लेके चलेंगे और हम लोग इस बार कंप्लीट रिवीजन करेंगे, कंप्लीट तरीके से कंप्लीट करेंगे। इस बार हमारी क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो फंसे हैं। अभी मैं एक दिन संडे तक ऐसा सेशन लाएंगे जिसमें 40+ आपको क्वेश्चन देख के बताएंगे कि कहाँ कहाँ से हमारी क्लास से क्वेश्चन आए थे। 40+ क्वेश्चन हूबहू सेम, जिसमें ऑप्शन तक चेंज नहीं थे, सारे क्वेश्चन हमारी क्लास से पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बीच स्थित है क्या, यस। फिर है डोवर जल डमरू मध्य, इसी को डोवर जल संधि बोलते हैं या डोवर जल डमरू मध्य बोलते हैं। ठीक है, डोवर जल डमरू मध्य इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के मध्य स्थित है, यही सही है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर के मध्य स्थित है, सही है। डेविस जल संधि बैफिन की खाड़ी और प्रशांत महासागर, ये गलत हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नया क्वेश्चन है ये। ठीक है, अभी ये चर्चा में भी था। ओलिव रिडले जो कछुआ है, इनके स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है। भीतरकनिका, सुल्तानपुर, शिमलीपाल या पेरियार। याद रखिएगा, इसके लिए भीतरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है ये प्रसिद्ध है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में भी जाना जाता है। आप सब जानते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेजन वर्षावन, पश्चिमी घाट का वर्षावन, ऑस्ट्रेलिया का वर्षावन या सहारा का शुष्क वन। याद रखिएगा, पृथ्वी के फेफड़े, देखिएगा लंग्स ऑफ अर्थ किसको कहा जाता है, लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं अमेजन वर्षावन को। अमेजन वर्षावन को हम लोग पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जानते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। सर्वाधिक नुकसान कौन पहुंचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। याद रखिएगा, सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है, पहुंचाने वालों में कारकों में देखेंगे सर्वाधिक जो नुकसान पहुंचाते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC जो गैस होती है और इसका प्रयोग हम लोग रेफ्रिजरेटर, AC वगैरह में करते हैं ना, और सबसे ज्यादा ये जो है मतलब ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था। A.G. टांसले, वाल्टर जी रोशन, G. टेलर, D. फॉकनर। पारिस्थितिकी तंत्र की बात करेंगे, इसको A.G. टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं। जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, ये बताना है आपको। नर्मदा, माही, ताप्ती, महानदी। पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं। पश्चिम की ओर नर्मदा प्रवाहित होती है, ताप्ती प्रवाहित होती है, ठीक है, और माही भी प्रवाहित होती है। 1, 2, 3 भी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। महानदी उत्तर की ओर, पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, याद रखेंगे, ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है। देखेंगे,
सोडियम हाइड्रोक्साइड किसे कहते हैं? NaOH। ठीक है, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? HCl। HCl ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? NaCl। और जल होता है आपका H2O। ठीक है, उम्मीद है सबको ये पता रहा होगा। जब इनकी क्रिया होगी आपस में NaOH प्लस HCl करेंगे तो NaCl और H2O मतलब जल बनता है। ठीक है, पर ये कौन सी अभिक्रिया होती है? तो NaOH क्या है? यह एक क्षार है। और HCl क्या है? यह एक अम्ल है। अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं क्या बनता है? यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया के दौरान हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? उदासीनीकरण। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह कौन सी अभिक्रिया होगी? उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? दहन, अवक्षेपण, भोजन का पचना, श्वसन। निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण की बात करेंगे, इसमें कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? अवक्षेपण। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अवक्षेपण। 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक कौन सा अधातु है? ग्रेफाइट, सल्फर, हीरा, कॉपर। विद्युत का सुचालक, यहाँ पे कॉपर आपका विद्युत का सुचालक है। याद रखिएगा, कॉपर कैसा है? कॉपर विद्युत का सुचालक है। लेकिन ये क्या है? ये धातु है। याद रखिएगा, कॉपर क्या है? ये धातु है। ठीक है, अधातु की बात करेंगे तो यहाँ पे ग्रेफाइट अधातु है। ठीक है, ग्रेफाइट क्या है? यह एक अधातु है। और ग्रेफाइट भी क्या है? धातु का सुचालक है। इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है और यह अधातु है। तो अधातु में बोले, अगर धातु में बोलेगा तो कॉपर हो जाएगा, और अधातु बोलेगा तो ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए, दोनों चीज बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन नंबर 15, रबड़ निम्न में किसका बहुलक है? प्रोपीन, एथिलीन, एसिटिलीन, आइसोप्रीन। रबर की बात करेंगे, रबर आपका आइसोप्रीन का बहुलक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आइसोप्रीन। और ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, रबर जो है किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 16, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। जो वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा होता है? समतल, उत्तल व अवतल, समतल व अवतल, उत्तल व अवतल, ये समतल व उत्तल। याद रखेंगे, समतल और उत्तल, समतल व उत्तल ऐसे लेंस होते हैं, ऐसे दर्पण होते हैं जो सीधा प्रतिबिंब बनाने वाले होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः इस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? इस्पात, नर्म लोहे की, पीतल, एल्यूमिनियम। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः इस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है। यह नर्म लोहे की छड़ का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा मिश्रण अपृथक्करण विधियां हैं? रवाकरण, पाशवन, निस्यंदन, ऊर्ध्वपातन। इसमें कौन सा मिश्रण की पृथक्करण विधियां हैं ये बताना है। याद रखिएगा, ये रवाकरण, निस्यंदन, पाशवन और ऊर्ध्वपातन, ये सभी मिश्रण के पृथक्करण की विधियां हैं। याद रखिएगा, ठीक है, ये सभी किसकी विधियां हैं? मिश्रण के पृथक्करण की विधियां हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? मादा जनन अंग की बात की गई है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन या उपयुक्त सभी। तो मनुष्य में मादा जनन अंग की बात करेंगे तो मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो इससे जो है एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और प्रोजेस्टेरॉन, तीनों प्रकार के हार्मोन्स का स्राव होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और हम लोगों ने 19 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों, अगर क्लास पसंद आ रही हो तो एक बार सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कर दें। सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रों को, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग बहुत अच्छे तरीके से एकदम सिस्टमैटिक तरीके से कंप्लीट करेंगे।
सारे क्वेश्चन बार बार रिवाइज करेंगे। ऐसा नहीं कि ये जो क्वेश्चन हो जाएंगे दोबारा से नहीं आएंगे, इन्हें हम दोबारा फिर से एक बार रिवाइज करेंगे आपके एग्जाम में। और आपके एग्जाम 1.5 से 2 महीने ही बचे हैं, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी बीतता है। अब ये आप भी जानते हैं, बहुत जल्दी 2 महीने कैसे निकलेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और शायद है कि विधानसभा चुनाव है, इस वजह से आपका पेपर टीआरई 4 वाला और जल्दी करवाने की संभावना होती जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, विटामिन एक तरफ दिया हुआ है, एक तरफ प्रभाव दिया हुआ है। टोकोफेराल, टोकोफेराल इसलिए होता है, जो टोकोफेराल नमक है आपका, ये किसके लिए होता है ये बताना है। तो टोकोफेराल की बात करेंगे तो ये जनन क्षमता की कमी होती है टोकोफेराल नामक विटामिन की कमी से। ठीक है, नेप्थोक्विनान, नेप्थोक्विनान की बात करेंगे, ये हो जाएगा आपका, नेप्थोक्विनान की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, चोट लगने पर रक्त का थक्का ना जमने से अत्यधिक स्राव, अत्यधिक रक्त का स्राव या अत्यधिक रक्त का बहना। और ये टोकोफेराल की बात करेंगे तो ये क्या है, ये नेप्थोक्विनान, तो ये नेप्थोक्विनान आपका विटामिन के होता है। थायमिन की बात करेंगे तो विटामिन बी होता है, ये बेरी बेरी। साइनोकोबाल्मिन विटामिन डी होता है, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियां। ठीक है, तो डी का 4 हो जाएगा। इस तरह से आपको मिलाना था, ए का 3, बी का 1, A3 B1 C2 D4, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। देख लीजिए एक बार, टोकोफेराल से जनन क्षमता की कमी होती है, विटामिन ई होता है ये। नेप्थोक्विनान से चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है। थायमिन बेरी बेरी। साइनोकोबाल्मिन तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियां, जिसे क्वाशियोर्कोर भी रोग बोलते हैं ना, कि मतलब इसमें क्या होता है, जो हड्डियां होती हैं वो धनुष टंकाकार हो जाती हैं, धनुष के आकार की मुड़ जाती हैं, इसे तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ियां आने लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। उत्पाद, कोशिका मुंह, सीलिया, गुदा द्वार। अमीबा की बात करेंगे, अमीबा में जो भोजन का अंतर्ग्रहण है ये उत्पाद के द्वारा होता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा का कौन सा मात्रक है। जूल, जूल पर सेकंड, न्यूटन प्रति मीटर। याद रखिएगा, ऊर्जा का मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक है जूल। ठीक है, कार्य का मात्रक भी जूल। देखिए ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा यहाँ पे जूल। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, संविधान। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पॉलिटी के हैं। संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है सहकारी समितियां। भाग 9, भाग 10, भाग 9 खा, भाग 9 खा। याद रखेंगे, भाग 9 खा में दिया हुआ है सहकारी समितियों के बारे में, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाग 9 खा, भाग 9 में दिया हुआ है नगर पालिकाएं। भाग 9 का में दिया हुआ है, भाग 9 का में दिया हुआ है नगर पालिका। क्या दिया हुआ है, नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं भाग 9 का में दिया हुआ है, और भाग 9 खा में दिया है सहकारी समितियां। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है। क्या ये सही है, आपको ये बताना है, विचार करना है और बताना है कौन कौन से कथन इसमें सही है। ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, 100% गलत है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय भी 5 प्रकार के रिट ही जारी करता है, ये भी आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, एकदम सही। जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है, ये कथन एकदम सही है। दूसरा वाला जो कथन है ये सही है। ठीक है, तो पहला इसमें गलत है। उपयुक्त में कौन से कथन सही है, तो केवल दो सही है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अगर मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाएगा जैसे मैं बता रहा हूं अभी। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन आपको कहीं नहीं जाएगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, बात एकदम सही है, 100% जोड़ा गया, इसमें पहला कथन सही है। फिर सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, क्या ये भी कथन सही है,
यहाँ पे याद रखना है, क्या ये कथन सही है? यस, ये कथन भी सही है। ये जो सरदार शोर सिंह समिति के द्वारा मतलब 8 मूल कर्तव्य जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, ये कथन भी सही है। और वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य को समाहित किया गया है, ये कथन गलत है। 12 ही नहीं है, 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में, याद रखेंगे। वर्तमान में कितने 11 मौलिक कर्तव्य हैं? 11वां जो मौलिक कर्तव्य था, इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये चौथा ऑप्शन इसमें गलत है, दूसरा तीसरा सही है। तो 1 2 3 सही हो जाएगा, सी ऑप्शन 1 2 3 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन 1 2 3। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आएगा। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 26, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? इसमें बताना है कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसकी कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण करना, क्या ये सही है? यस। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था करना, ये भी सही है। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया था। जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है, इसके लिए बता रहा है, इसमें पहली बार राज्यों को बजट से अलग किया गया था, केंद्रीय बजट जो थे। ये कथन भी सही है। इसमें तीनों कथन सही हैं। इसका कौन से सही है? तो सभी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था? रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जो जिम्मा है, ये किसको सौंप दिया गया? आर.के. शेट्टी, आशफ अली, डॉक्टर जान मथाई या सरदार वल्लभ भाई? याद रखेंगे, इसका जो जिम्मा है ये सौंपा गया था डॉक्टर जॉन मथाई को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? डीपीएसपी कौन सा इसमें राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, ये बताना है। कुटीर उद्योगों का विकास करना, ये तो आपका क्या हो जाएगा? ये है। जीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, ये भी सही है। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण, ये आपका डीपीएसपी नहीं है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। ये क्या है? ये फंडामेंटल राइट है, मतलब ये मौलिक अधिकार है आपका। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। राज्य पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा, ये भी कथन सही है। इसमें तीनों सही है, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ए बी डी सही है। क्वेश्चन नंबर 29, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापक सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। सतारा, बघाट, अवध, झांसी। इसमें बताना है ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में कौन शामिल नहीं है? सतारा नहीं शामिल, बघाट नहीं शामिल, अवध या झांसी। इसका जो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये अवध इसमें शामिल नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कब आया था शारदा अधिनियम? 1891, 1872, 1929 या 1930? ये बताना है कब आया था ये। तो ध्यान दीजिएगा, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान जो है बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम पारित किया गया, और यह जो है 1930 में आया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1930। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 31, भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये बताना है। प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना जो है ये किसके द्वारा की गई? लूरी सीताराम राजू है, फिर है आपका एनजी रंगा, लूरी सीताराम राजू, एनजी रंगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, वल्लभ भाई पटेल। भारत में जब किसान आंदोलन हुआ था, उसमें प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना की गई थी एनजी रंगा के द्वारा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एनजी रंगा। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 32, 32 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्ट। इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया जाता था?
जो इंडियन मिरर नामक समाचार पत्र है, किसके द्वारा इसका संपादन किया जाता था? शिशिर कुमार घोष, जुगल किशोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, क्रिस्टोफर दास पाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इंडियन मिरर नामक समाचार पत्र निकाला गया था। 35 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? पृथक निर्वाचन पद्धति 1910 इलाहाबाद, 1908 मद्रास, 1909 लाहौर या इनमें से कोई नहीं। तो कब आया था पृथक निर्वाचन पद्धति? कब आई थी आपको पता ही है, और ये आया था 1909 में। तो 1909 के लाहौर अधिवेशन में पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था कांग्रेस की जो है 1909 के अधिवेशन में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? 14 अगस्त 1947, 16 अगस्त 1945, 16 अगस्त 1946 या 14 अगस्त 1946। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की बात करेंगे, यह मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग से टीआरई 2 में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, और अगर आप किसी और भी एग्जाम की तैयारी करें जिसमें जीएस पूछा जाता है, आप इसे निःसंकोच क्लास कर सकते हैं। आप यूपी, झारखंड, बिहार कहीं से भी हो, किसी भी स्टेट से हो, जीएस सभी जगह का सेम होगा। और याद रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, सभी लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आज की क्लास से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग के कांड से संबंधित नहीं है या सही नहीं है? जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति गठित की गई थी। हंटर समिति, तो क्या ये सही है? ये बताना है आपको। यस, ये सही है। फिर है आपका सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था। ये भी सही है। ये कब, किस दिन हुआ था? ये वैसाखी के दिन। अगर आपसे पूछ ले किस दिन होता है, तो ये वैसाखी के दिन इस सभा का आयोजन हुआ था। इसके उपरांत गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। ये भी सही है। और इसके उपरांत गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया। गलत है ये डी ऑप्शन इसमें गलत है, बाकी सभी कथन सही है। 36 नंबर प्रश्न है, भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? हड़प्पा सभ्यता काल, ऋग्वैदिक सभ्यता काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल। भारत में चांदी सर्वप्रथम की बात करेंगे, कब पाई गई? तो चांदी सर्वप्रथम पाई गई थी हड़प्पा सभ्यता काल में। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 36 नंबर तक हम लोगों ने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार सभी लोग क्लास को, सभी लोग जो है लाइक जाकर के लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। जितने लोग साथी हमसे जुड़े हैं सभी लोग प्लीज क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए वीडियो तैयार करने में, और आपको सिर्फ देखना है और अपने दोस्तों को भी भेजना है ताकि उनको भी इसका लाभ मिले और हमसे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। और दोस्तों बहुत जल्दी हम लोग और भी आगे क्लास में नए नए प्रयोग करने वाले हैं, मतलब नए नए चीजें ऐड करने वाले हैं जिससे कि आप लोगों को और अच्छी सुविधाएं मिल सके। क्वेश्चन नंबर 37 है, इस शासक ने शीलादित्य की उपाधि धारण की थी? अशोक, कनिष्क, हर्ष, समुद्रगुप्त। शीलादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? ये धारण करने वाले थे हर्ष। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? कृष्ण और विष्णु का अवतार किस संत को माना जाता है? मीराबाई, दादू दयाल, संत ज्ञानेश्वर या चैतन्य महाप्रभु? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त, देवपाल, धर्मपाल, गोपाल। इसके द्वारा की गई थी, याद रखिएगा यह है आपका धर्मपाल के द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेज दिया था? अजातशत्रु, बिंदुसार, बिंबिसार या अशोक? याद रखेंगे
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बिंबिसार। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41। 41 नंबर प्रश्न है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? ये बताना है। इब्न बतूता जो थे भारत किसके शासनकाल में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन? ये आए थे इब्न बतूता जो थे ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न 42। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? पाषाण युगीन, कांस्य युगीन, लौह युगीन, ताम्र युगीन? हड़प्पा सभ्यता की हम बात करेंगे तो इसको हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43। तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? तारीख ए मुबारक शाही जियाउद्दीन बर्नी, हसन निजामी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी, अमीर खुसरो? याद रखिएगा तारीख ए मुबारक शाही जो पुस्तक है ये अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखी गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिनलिथगो या लॉर्ड इरविन? याद रखेंगे लॉर्ड लिनलिथगो जो थे इनका कार्यकाल लॉर्ड लिनलिथगो जो वायसराय थे इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है जानवरों एवं पौधों की संरचना, मानव अंगों के क्रियाकलाप, पशुओं का व्यवहार, कोशिकाओं एवं ऊतकों का। याद रखेंगे एनाटॉमी की बात करेंगे तो ये जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है इसमें। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता? जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है इसमें किसको शामिल नहीं किया जाता? निजी प्रेषण, बाह्य ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति, बाह्य अनुदान, विदेशी विदेशी जो निवासी होते हैं उनकी आय। इसमें याद रखिएगा जो आपके विदेशी निवासी होते हैं उनकी आय को शामिल नहीं किया जाता। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और कभी पूछ ले कि जीएनपी से हम लोग एनएनपी कैसे निकालते हैं? ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट अगर आपसे कहीं पूछ ले शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कैसे निकालते हैं तो जीएनपी में हम लोग क्या मूल्यह्रास को माइनस कर देते हैं। अगर मूल्यह्रास को अगर माइनस कर देंगे तो हमें एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट भी प्राप्त हो जाता है। अगर आपसे कभी फॉर्मूला पूछ लेता है तो याद रखिएगा। मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देता हूँ आपको, ताकि इससे थोड़ा सा एनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को कहा जाता है? तरलता समायोजन सुविधा, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीमांत स्थायी सुविधा या बाजार पूंजीकरण? इसको क्या कहा जाता है ये बताना है। इसको क्या कहा जाता है याद रखिएगा। इसको हम लोग कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसको कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसको हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48। निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती? कौन सी रिपोर्ट ऐसी है जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी नहीं की जाती? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस या ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट? याद रखिएगा इसमें एक ऐसी रिपोर्ट है, याद रखिएगा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ये आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा इसको जारी किया जाता है और ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी नहीं होती है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस ये तीनों वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी होती हैं और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है ये WEF के द्वारा जारी होती है। अगला क्वेश्चन है 49। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय आयात निर्यात जो बैंक है
इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी ये बताना है। 1982 ईस्वी, 1972 ईस्वी, 1992 ईस्वी या 1988 ईस्वी। याद रखिएगा, भारतीय आयात निर्यात जो बैंक है इसकी स्थापना की जाती है आपकी 1982 ईस्वी में। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आज के लिए आपको एक लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। ध्यान से पढ़िएगा। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच और संयुक्त राष्ट्र, IMF। ठीक है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यही होता है विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, इसी को बोलते हैं विश्व आर्थिक मंच। इसमें वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी होती है? इसका आंसर बताइएगा। और कैसी लगी आज की क्लास, इसका आंसर भी जरूर दीजिएगा। क्लास पसंद आई तो सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। और ये हमारी दूसरी क्लास थी। इसी तरह हमारी डेली क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। कौन कौन सी क्लासेस चलेंगी? हिंदी भी आप जो यूपी पुलिस और SSC GD की तैयारी करें उनके लिए हिंदी की क्लास चल रही है। और बाकी GS के लिए वो भी क्लास ले सकते हैं, यूपी पुलिस वाले भी ये GS की क्लास ले सकते हैं। और करंट अफेयर्स भी आज हमने क्रॉनिकल का करंट अफेयर्स करवाया था और नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें आप टोटल जिसमें जितने क्वेश्चन बचे हैं और जुलाई अगस्त के वो जून जुलाई के वो भी आपको करवा दिए जाएंगे। चलिए, क्लास पसंद आई हो तो एक बार सभी लोग क्लास को लाइक करेंगे, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके ही जाइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।